मनीष, ये एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों पर क्या व्यू है आपका इस समय? स्टेट बैंक तो हमारे पोर्टफोलियो में है और अभी रिजल्ट्स कैसा आता है वो हमें देखना है। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो भी प्रोजेक्ट लेंडर्स हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, नंबर्स तो उतने सेटिस्फाइंग नहीं हैं। सो आईसीआईसीआई बैंक तो मेरे हिसाब से अवॉइड ही है, तो मैं तो पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैंक नहीं लूँगा। बट अगर एक हार्ड कोर वैल्यू प्ले अगर स्टेट बैंक में दिखता है और पीएसयू बैंक्स में यही एक नाम है जो हम थोड़े कन्विंस्ड हैं, तो लेट्स सी क्या नंबर्स आते हैं। जी, अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर देवेन चौकसी हैं, एमडी केआर चौकसी से। मिस्टर चौकसी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी शो। अभी क्या राय रख रहे हैं आप भारतीय बाजारों पर? अभी कल जिस तरह का डिप मिला, इसे यूज करना चाहिए इन्वेस्टर्स को नई खरीदारी के लिए, या फिर थोड़ा सा भी साइडलाइंस पर बैठना ठीक होगा? गुड मॉर्निंग। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक जो इस साल से हमारे मार्केट के अंदर करेक्शंस आ रहे हैं, आई थिंक ये करेक्शंस काफ़ी हद तक हेल्दी करेक्शंस हैं और ये करेक्शंस के अंदर आई थिंक एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी भी जरूर मिल रही है। मे बी आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्यूरेट रखना जरूरी बनता है। अक्रॉस द बोर्ड शायद आई थिंक मार्केट इतना रिवॉर्ड नहीं करे। सर्टनली जो हमने पहले से व्यू रखा है, निफ्टी के अंदर या सेंसेक्स के अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको शायद इतना रिटर्न नहीं मिले जितना इंडिविजुअल स्टॉक्स में मिलेगा। Because I think in Nifty and Sensex, I think some of the heavyweights would have a negative direction to assume, and I think on the other side, some companies I think would also have the positive direction, but negatives are weighing more at this point of time on the indices. So to a greater extent, I would believe कि Sensex and Nifty के अंदर ट्रेडिंग शायद इतना रिवॉर्डिंग नहीं बने जितना इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो I think stay focused with quality stocks in the individual sectors, and probably I think start taking good position when the market gives correction in some of the companies at lower levels for variety of reasons. Right. मनीष, रिलायंस पर क्या करना चाहिए इस समय? बिकॉज इसने जितना फ्रस्ट्रेट किया है in terms of giving that support to the markets and also breaking out of range, वाकई बहुत लंबा इंतज़ार हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो लो ग्रोथ लो पी स्टॉक्स है वो हाई ग्रोथ हाई पी स्टॉक्स पर हावी रहेंगे और इंडेक्स हैवीवेट रिलायंस है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हो सकता है रिलायंस आउट परफॉर्म, पर रिलायंस हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ रोटेशनल ट्रेड विच इज़ हैपनिंग एंड नॉट एप्लीकेबल ओनली टू रिलायंस। It's only that hardcore value investing will weigh on growth investing for some time. So it is not about Reliance Industries or HCL Tech or this. These are low growth, low P stocks. और ये अभी थोड़े prevalent रहेंगे। और ये ट्रेड एक्चुअली वर्ल्ड ओवर ऐसा ही प्ले हो रहा है। इट इज़ नॉट कि स्पेसिफिक हमारे इंडिया में ये थीसिस कहाँ से आई। वर्ल्ड ओवर वैल्यू इन्वेस्टिंग ग्रोथ इन्वेस्टिंग के ऊपर हावी है। आप कहीं भी मार्केट्स देखिए, डेवलप मार्केट्स में, यूएस में लास्ट एक मंथ की आप डायरेक्शन देखिए, वेदर वैल्यू स्टॉक्स आर डूइंग वेल और ग्रोथ स्टॉक, आप देखेंगे वैल्यू स्टॉक्स आर डूइंग मच बेटर। जी, इनफैक्ट मिस्टर चौकसी, यही बात आपने भी कही कि इंडेक्स भले यहाँ से बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। ये ग्रोथ आइडियाज़ कौन से हो सकते हैं? कुछ स्टॉक्स जो कि रीसेंट फॉल के बाद आपको अच्छे लग रहे हों? I think some of the companies in agri space we find I think quite interestingly positions. वहाँ पे आई थिंक जो पोटेंशियल फॉर अर्निंग्स है वो काफ़ी हद तक आई थिंक बड़ी बनी है। साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सम ऑफ द कंपनीज हैव एक्चुअली इंक्रीज वेरी सिस्टमेटिकली। So agri space could be I think an interesting play. I think within that some of the companies which are operating in micro irrigation space, some of the companies which are into the crop protection and seed businesses, and even farm equipment businesses, I think they are basically I think appearing to be reasonably settled business for growth. दूसरी तरफ देखें तो जो इंटरमीडिएट कंपनीज यानी कैपिटल गुड सेगमेंट्स के प्लेयर्स जो है who are basically supporting the infrastructure led growth, I think उनके लिए एक समय अच्छा आ रहा है, be it in the power space or power and distribution space, or be it in the area of I think the digital transformation which is happening in the economy in the fiber optic and cable space.
यहाँ पे एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है आई थिंक फॉर सम ऑफ द प्लेयर्स. सो सर्टनली वी लुक एट आई थिंक द कंपनीज मोर इंडिविजुअली आई थिंक ऑन अ बॉटम्स ऑफ बेसिस एंड आई थिंक दैट्स अप्रोच आई थिंक इज पेइंग ऑफ वेरी वेल. In the consumer facing businesses, particularly NBFCs which are basically driving the consumer spending, definitely I think they are I think the ones one could be looking at along with housing finance business. So yes, I think we can selectively keep on talking about such issues, but there are opportunities available in different pocket if you follow the niche approach. बिल्कुल. मनीष, ये जो फार्मा स्टॉक्स हैं एंड आई विल नॉट रिस्ट्रिक्ट माई डिस्कशन ओनली टू द निफ्टी फार्मा स्टॉक्स, अगर उसके बाहर भी हम देखें कोई इंटरेस्टिंग प्ले आपको दिखा है क्या, स्पेशली पोस्ट नंबर्स कहीं पर? हैव यू शॉर्ट लिस्टेड एनी स्टॉक? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम तो मेरे नॉलेज में नहीं आ रहा अभी, बट अभी लार्ज कैप फार्मा नंबर्स आने बाकी हैं. सो बट ये बात ज़रूर है कि जो जुलाई अगस्त सितंबर का डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है बिल्कुल कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर. सो जहाँ भी नीश कंपनीज मिड कैप फार्मा कंपनीज की, सिर्फ एक एलेम्बिक फार्मा का अपना रिजल्ट्स आया, नंबर्स अच्छे थे. सो अभी जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन ग्रोथ कितना हुआ है और जुलाई सितंबर में जो कंपनीज यहाँ पोजीशन है, जैसे हमारे पोर्टफोलियो में अल्केम है, इप्का मलेरिया सेगमेंट में है, और मलेरिया का सीज़न रेनी सीज़न में होता है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी. तो कहाँ तक फैक्टर इन हो चुका है प्राइस में उनका यूएस एफडीए का इशूज़, और कहाँ तक अभी भी जगह है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल लगते हैं. या अल्केम जो कि 5th लार्जेस्ट डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनकी डोमेस्टिक ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी. तो हमारा ये मानना है कि जो रिसेंट प्राइस करेक्शन हुआ है वो एक अपॉर्चुनिटी है. हम अपने पोर्टफोलियो में यही 2 स्टॉक्स ले रहे हैं. जी मिस्टर चौकसी, सीमेंट सेक्टर पर क्या राय है आपकी? अभी अल्ट्राटेक एसीसी के नंबर्स आ चुके हैं, आज अंबुजा सीमेंट के नंबर्स ड्यू हैं. एक रन अप ऑलरेडी इस पूरी स्पेस में हम देख चुके हैं, लेकिन इन स्तरों पर कोई शेयर जो कि आपको पसंद हो सीमेंट पॉकेट से? ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सीमेंट कंपनीज के बढ़ के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ गिविंग अ गुड इंडिकेशन that the commodity is basically finding its growth now because of the higher amount of demand of taking place in the economy. I would probably stay focused with some of the large companies only because यहाँ पे वॉल्यूम लेड ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अगले समय के अंदर मिल सकता है. द अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज कैन ट्रांसफॉर्म बिग टाइम when their capacity utilization start taking place at a reasonably higher levels than what they are at current levels. So I think from that perspective, if you look at it, I think the cement companies, though little expensive at this point of time, I would think offers an opportunity. Particularly if market gives some kind degree of correction, I think it would be a good opportunity to add on further to some of the select companies, and I think we like quite many of them. In fact, I think within the large capacity space that they are operating in. जी चलिए, इस बीच एक बार देख लेते हैं कि इंडेक्स क्या कर रहा है. थोड़ा सा रिकवरी हुई है, जो लो था वहाँ से 8518 के आसपास ये फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है. विद इन ऑटो टू व्हीलर स्पेस, मनीष, आयशर मोटर्स पर आपका व्यू क्या है इस समय? नहीं, आयशर मोटर्स पर व्यू तो हमारा पॉजिटिव ही है. देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 33% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है आपके अक्टूबर मंथ में. हार्टनिंग फैक्ट ये है कि सीवी वॉल्यूम्स भी वाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अगर आप 14% वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो जो स्विंग फैक्टर है जो कि मार्केट को सरप्राइज करेगा पॉजिटिव साइड में, वो VCV विच इज़ वॉल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स. और ये अगर इनका मंथली रन रेट 5000 के आसपास आता है, तो जो अभी मार्जिन डाइल्यूट कर रहा है ओवरऑल कंपनी की, वो मार्जिन में एक्रेटिव हो जाएगा. और ऐसे भी 25% ग्रोथ वॉल्यूम्स की रॉयल एनफील्ड में नेक्स्ट 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 टाइम प्राइसेस टू अर्निंग ग्रोथ है. FY18 25 का P है. पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है. आई थिंक द वैल्यूएशंस आर वेरी कंफर्टेबल. जो 3-4 साल पहले या 2 साल पहले भी कि ये बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, आज देखें तो ये सिर्फ 1 टाइम 25 P है 1 ईयर फॉरवर्ड नंबर्स. तो ग्रोथ हैज़ कॉट अप विद वैल्यूएशन.
तो हम पॉजिटिव हैं और हम ये स्टॉक में इन्वेस्ट जरूर करेंगे। जी, इनफैक्ट ऑटो से ही मिस्टर चौकसी, अशोक लेलैंड आपको कैसा लग रहा है, कीपिंग इन माइंड कि पिछले कई महीनों की सेल्स अंडर परफॉर्मेंस के बाद अक्टूबर के नंबर स्ट्रॉन्ग रहे हैं, स्टॉक ने एक लगातार एक कमजोरी के बाद मूव करना भी शुरू किया है, 90 के ऊपर आ चुका है, कैसा लग रहा है इन स्तरों पर आपको अशोक लेलैंड? कमर्शियल व्हीकल स्पेस के अंदर जो बदलाव आ रहा है, वंस अगेन आई थिंक इट इज लेड बाय द इकोनॉमिक कंडीशन विच हैज स्टार्टेड इम्प्रूविंग। और जैसा मैं समझता हूँ कि आई थिंक विथ यू वंस यू स्टार्ट एडिंग मोर नंबर ऑफ रोड्स विच इज हैपनिंग इन द कंट्री, I think the movement of people and the goods I think would improve, and that's where I think you would see the following demand coming up in commercial vehicle segment would be on a larger size. तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक पूरे सेक्टर के लिए समय अच्छा आ रहा है। आई थिंक प्रॉब्ली दे हैव सीन द वर्स्ट, मे बी वी विल हैव टू सी हाउ एग्जैक्टली आई थिंक द डिस्काउंट फैक्टर आई थिंक गोज डाउन, एंड प्रॉब्ली आई थिंक सम ऑफ द कमर्शियल व्हीकल, particularly in the heavy commercial vehicle segment, you start seeing a larger demand growth taking place. We are distinctly positive about this particular space, and I think the companies which are operating within that. However, we have been liking companies like Tata Motors, and probably I think during this controversy the stock is also available at a slightly corrected valuation. So maybe I think it would be a good opportunity to add into the portfolio at current levels. बिल्कुल। चलिए देवेन, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मनीष, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।